वो सीरियल किलर जो खूबसूरत औरतों के ब्रा पैंटी अंगवस्त्र पहनकर औरतों के लाश का करता था रे। पानी के बहाने घर पे घुसता और करता था रे। वह उन महिलाओं को निशाना बना था जो घर पर अकेली होती थी और रात में करता था वारदात को अंजाम। पुलिस वाला कैसे बन गया रेपिस्ट, सीआरपीएफ जवान से खूंखार अपराधी बना कैसे। कैसे 90 के दशकों में कर्नाटक के इलाके में अपनी दहशत फैलाई। अपनी जिंदगी में 18 या शायद उससे भी ज्यादा औरतों का रेप और हत्या करने वाला ये व्यक्ति कौन था, जानेंगे इस केस से जुड़े कुछ सवालों के जवाब। तो देखते रहिएगा इस हफ्ते भारत का एक सरफिरा सीरियल किलर की कहानी। चलो देखते हैं ये दिल दहला देने वाली कहानी। नाइन्टीज के दशक में कर्नाटक में उमेश रेड्डी का ऐसा हाहाकार था कि उसे एक स्पेशल नाम मिला, जैक द रिपर। मूल रूप से यह नाम 19वीं सदी में लंदन में सक्रिय एक सीरियल किलर का था, जिसकी कभी पहचान हो नहीं पाई। रिपर की तरह उमेश खूंखार हत्याएं करने के लिए कुख्यात था। एसीपी अब्दुल अजीम ने उमेश को पहली बार पकड़ा था। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में अजीम बताते हैं, उमेश का खौफ कुछ ऐसा था कि उसके जैसा दिखने वाला कोई भी व्यक्ति दिख जाए तो उनके पुलिस स्टेशन की घंटियां घनघना उठती थी। उमेश रेड्डी उर्फ राजुलू उर्फ रमेश उर्फ वेंकटेश की पैदाइश साल 1969 में कर्नाटक के चित्रदुर्गा जिले में हुई थी। उसके आगे उमेश की जिंदगी को लेकर कुछ साफ साफ नहीं मिलता, सिवाय इसके कि उसने सीआरपीएफ की नौकरी ज्वाइन की थी और उसकी पहली पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हुई थी। यहाँ कमांडेंट हाउस में गार्ड की ड्यूटी करने के दौरान उसने अपना पहला गुनाह किया था। कमांडेंट की बेटी के रेप के प्रयास के चलते उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन वो किसी तरह भागकर वापस कर्नाटक आ गया। इसके बाद 1996 में उसकी नौकरी डिस्ट्रिक्ट आर्म रिजर्व अर्थात DAR में लगी थी। जाहिर था कि भर्ती के दौरान बैकग्राउंड चेक में गलती हुई थी। द हिंदू अखबार की एक रिपोर्ट के अनुसार उमेश अपने शिकार को चुनने के लिए काफी प्लानिंग करता था। वह सुबह 11 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक के बीच, जब घर में और कोई न हो, तब घर की अकेली गृहिणियों को शिकार बनाता था। अक्सर घर में घुसने के लिए वो पानी मांगने या पता पूछने के बहाने बनाता। इसके बाद चाकू की नोक पर वो औरतों का रेप करता था और फिर उनकी हत्या कर डालता। कई वारदातों में उसने मृत शरीर के साथ भी रेप किया था। पुलिस में काम करते हुए उमेश को पुलिस के तौर तरीकों का अंदाजा हो गया था, इसीलिए हत्या करने के बाद वो औरतों के जेवर लेकर चंपत हो जाता, ताकि ऐसा प्रतीत हो कि हत्या लूट के इरादे से की गई है, जैसा कि अधिकतर सीरियल किलर करते हैं। हत्या के बाद वो एक निशानी भी अपने साथ लेकर जाता, यानी मृत महिलाओं के अंडरगारमेंट्स। लड़कियों के अंग वस्त्र चोरी करते पकड़ा गया उमेश। रिपोर्ट्स के अनुसार उमेश को पुलिस ने जितनी बार गिरफ्तार किया, उसने अपने कपड़ों के अंदर महिलाओं के अंडरगारमेंट्स पहने हुए थे। साल 1996 में नौकरी लगने के 4 महीने के अंदर ही उसने एक बार फिर एक लड़की के रेप का प्रयास किया। लड़की इस दौरान स्कूल से घर की ओर जा रही थी। उसने
उमेश के सर पर एक पत्थर मारा और वह वहां से भाग गई। इसके बाद 6 दिसंबर 1996 को उमेश ने अगली वारदात को अंजाम दिया। उसी मोहल्ले में उमेश ने एक 16 साल की एक और लड़की को अपना शिकार बनाया और इस बार वह सफल भी हुआ। इत्तेफाक ऐसा बना कि अगली साल रिपब्लिक डे की परेड के दौरान उस लड़की ने उमेश को पहचान लिया। लड़की की शिकायत पर उमेश को गिरफ्तार कर नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। मार्च 1997 में कोर्ट के आदेश के तहत उमेश को बेल्लारी जेल में ट्रांसफर किया गया था। इस दौरान वो पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। इसके बाद उसने बंगलुरु में एक इनकम टैक्स ऑफिसर की पत्नी की हत्या को भी अंजाम दिया। इसके अलावा उसने अहमदाबाद और बड़ौदा में 3 और लड़कियों को अपना निशाना बनाया। उमेश की अगली गिरफ्तारी 7 जुलाई 1997 को हुई थी। पुलिस को उस दौरान शिकायत मिली थी कि महिलाओं के अंडरगारमेंट्स जो सुखाने के लिए डाले जाते थे वह चोरी हो रहे थे। इस मामले में पुलिस ने उमेश को रंगे हाथ पकड़ा तो उसके घर से औरतों के अंडरगारमेंट्स का एक गट्ठर मिला। पुलिस को तब उसने अपना नाम रमेश बताया। पुलिस जब से पूछताछ के लिए जा रही थी वह 2 बार भाग निकला। पुलिस ने अपनी इस लापरवाही को दबाने की कोशिश की, लेकिन तब उमेश के पिता ने खुद इस मामले में हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली। तब जाकर 2 पुलिस वालों को बर्खास्त कर रमेश के नाम एक लुकआउट नोटिस जारी किया। पुलिस की कैद से भागकर उमेश लगातार हत्याओं को अंजाम देता रहा। इसके बाद 28 फरवरी 1998 को भी उसने जयश्री सुबैया नाम की एक औरत को उसी के घर में रेप कर मार डाला। ये वही केस है जिसके बारे में हमने आपको शुरुआत में बताया था। कई बार हुआ फरार। इस वारदात के कुछ ही दिनों के बाद उमेश ने एक और औरत के रेप की कोशिश की, लेकिन इस बार औरत ने हल्ला मचा दिया और भागने की चक्कर में उमेश ने पहली मंजिल से नीचे छलांग लगा दी। इस चक्कर में उमेश का पैर मुड़ गया और पड़ोसियों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। 1999 में उमेश एक बार फिर पुलिस की कैद से भागने में सफल हुआ। उसे दोबारा पकड़ा गया। इसके बाद साल 2002 में उसने एक और बार भागने में सफलता हासिल की। एक दूसरे मामले में पुलिस उसे बस से बेल्लारी से बेंगलुरु ले जा रही थी। एक वृत्तपत्र के रिपोर्ट के अनुसार उसे बस से ले जाया जा रहा था कि तब उसने साथ चल रहे पुलिस वालों को शराब और चिकन खिलाकर दोस्ती कर ली। इसके बाद बस एक ढाबे पर रुकी। यहाँ उसने लघुशंका का बहाना बनाकर पुलिस से हथकड़ी खोलने को कहा और वो फरार हो गया। अगले 2 महीनों में उमेश ने पुणे सहित आसपास के इलाकों में 3 और लड़कियों का रेप कर उनकी हत्या की। 17 मई 2002 को उमेश एक बार फिर पुलिस के हाथ लगा। उस दिन उमेश एक ट्रेन पकड़कर बंगलुरु पहुंचा था। यहाँ उसने यशवंतपुर रेलवे स्टेशन के क्लॉक रूम में अपना सामान रखा और करीब 8 बजे के आसपास एक सलून में बाल कटाने पहुंचा। इस दौरान एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने अखबार में उसकी तस्वीर देख उसे पहचान लिया और तुरंत ही पुलिस वालों को इत्तला भी कर दी। इस बीच उमेश सलून से निकलकर वापस रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ा, जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और ये उमेश की आखिरी गिरफ्तारी थी। स्टेशन में जब उमेश का सामान खंगाला गया तो वहां से पुलिस को औरतों के अंडरगारमेंट्स मिले। इसके अलावा उसके बैग से साड़ी, ब्लाउज सहित औरतों के और भी कपड़े मिले। बाद में पुलिस ने खुलासा किया कि उमेश एक क्रॉस ड्रेसर है, यानी ऐसा व्यक्ति जो विपरीत लिंग के कपड़े पहनना पसंद करता है। उमेश पर कुल 18 महिलाओं की हत्या का इल्जाम था, लेकिन इनमें से सिर्फ 9 मामलों में उसे सजा हो पाई। बाकी मामलों में पुलिस के पास पर्याप्त सबूत नहीं थे। तो 26 अक्टूबर 2006 को बंगलुरु फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई। अदालत में उमेश ने बयान दिया कि वो पैसों की खातिर यह सब कर रहा था ताकि अपने मां का इलाज कर सके।
लेकिन अदालत ने माना कि पुलिस की गिरफ्त से बार बार फरार होकर उसने हत्याओं को अंजाम दिया। इसका मतलब ये था कि उसे अपने किए का कोई पछतावा ही नहीं है। चूंकि फांसी का मामला था, इसलिए केस हाई कोर्ट पहुंचा। तारीख पर तारीख। अक्टूबर 2007 में कर्नाटक उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने इस मामले को सुना, लेकिन इस केस में दोनों जजों की राय भी भिन्न थी। इसके बाद मामले को 3 जजों की बेंच के पास ले जाया गया, जहां बहुमत से फांसी की सजा बरकरार रखी गई। 1 फरवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में हाई कोर्ट फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद उमेश ने राष्ट्रपति के आगे क्षमा याचना की अपील की। 2013 में वो भी खारिज हो गई। उसके बाद 2016 में उसने एक और पिटीशन डाली, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने फिर रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद उमेश की फांसी का रास्ता लगभग साफ हो गया था, लेकिन उसने मानसिक रूप से विक्षिप्त होने का दावा कर हाई कोर्ट में एक और अपील दायर की। सितंबर 2021 में इसे भी रद्द कर दिया गया। बहरहाल साल 2022 में उमेश की अपील सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है और अदालत के फैसले के बाद ही उसे फांसी होगी।